नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से एक लंबे अंतराल के बाद दैनिक करंट अफेयर्स जो है आपका प्रारंभ हो रहा है। दैनिक करंट अफेयर्स का सेशन एक बार फिर से मैं शुरू कर रहा हूँ और इसके साथ साथ जो आपका ईयरली रिवीजन है, ठीक है, ईयरली रिवीजन है वो भी आज से प्रारंभ हो रहा है, तो वो भी आपको मिलेगा। लेकिन सुबह सबसे पहले 4 AM पर, सुबह 4 बजे जो आपको वो मिलने वाला है डेली करंट अफेयर्स। सबसे पहले आपको मिलेगा डेली करंट अफेयर्स रेगुलर बेसिस पे। कब से कब तक? सोमवार से शुक्रवार ये आपका सेशन होगा। और रिवीजन सीरीज जो है, जो आपकी रिवीजन सीरीज चल रही है वो आपको मिलेगी। आप कह सकते हैं कि उसका टाइमिंग रखते हैं रात्रि 8 बजे, ठीक है। इसके बीच में बिहार स्पेशल अब इसी के बीच में आपको अलग से मिलता रहेगा, ठीक है। बिहार स्पेशल का जो करंट अफेयर्स है वो इसी बीच बीच में आपको मिलता रहेगा। कब? रात्रि 8 बजे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और हमें भी काफ़ी खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है कि एक लंबे अंतराल के बाद फिर से शुरू की जा रही है करंट अफेयर्स की इस सीरीज़ को। और करंट अफेयर्स क्योंकि मेरा, आप कह सकते हो, बड़ा लगाव रहता है, कोर सब्जेक्ट है, इसलिए मैं बहुत ही बखूबी इस सेशन को लेकर के आपके लिए आता हूँ। सबसे पहले आज हम जो बात कर रहे हैं एक स्कीम की बात कर रहे हैं। इसमें देखो, करंट अफेयर्स दोनों तरीके से देखोगे। डेली बेसिस पे जो आप करंट अफेयर्स देखोगे ये आप डिटेल देखोगे, टॉपिक वाइज देखोगे, ठीक है। और जब हम वीकेंड पर हम अध्ययन करेंगे, शनिवार को जब हम देखेंगे, तो शनिवार को इन्हीं प्रश्न, इन्हीं जो वीकेंड तक आपने जो टॉपिक हल किए रहेंगे, आप उन्हीं टॉपिक से जुड़ा हुआ प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो टॉपिक है ये है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम। क्या है? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम। अब ये क्यों चर्चा में है? ये चर्चा में इसलिए है, आपको बता दें कि ये स्कीम चर्चा में इसलिए है क्योंकि पहले जो स्कीम थी इसकी जब घोषणा हुई थी तो ये बोला गया था कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 जुलाई तक ये स्कीम चलाई जाएगी। 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2024 के बीच ये स्कीम चलाई जाएगी। लेकिन अब इस स्कीम को बढ़ा दिया गया है। कब तक के लिए? इस स्कीम को बढ़ा दिया गया है सितंबर माह तक के लिए, ठीक है। अब इसको जो है ये सितंबर माह तक के लिए बढ़ा दिया गया है और इसी के कारण ये स्कीम जो है अब चर्चा में है। और इसमें जो बजट था वो भी बढ़ा दिया गया है। पहले 500 करोड़ रुपए था इसमें बजट, अब उसको बढ़ाकर 778 करोड़ रुपए जो है बजट कर दिया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम का बजट क्या है, तो आप बताएंगे 778 करोड़ रुपए। कब इसको प्रारंभ किया गया था? तो 1 अप्रैल को प्रारंभ किया गया था, 31 जुलाई तक इसका कार्यकाल था। लेकिन अब इसको बढ़ाकर सितंबर माह तक के लिए कर दिया गया है। किस मंत्रालय की ये योजना है? तो ये योजना है भारी उद्योग मंत्रालय की, ठीक है। भारी उद्योग मंत्रालय जो हमारा है उसी मंत्रालय की ये योजना है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। और आपको यह भी बता दें कि इसमें था क्या, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम में था क्या? इसमें था कि जो इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियां हैं, ठीक है, विशेष रूप से उनके माध्यम से यदि आप इलेक्ट्रिक वाहन भारत में परचेज करते हैं, तो कोई 2 व्हीलर वाहन यदि परचेज करते हैं तो अधिकतम 10,000 रुपये की छूट, और यदि कोई 3 व्हीलर वाहन आप परचेज करते हैं तो वहाँ पे 25,000 से लेकर 50,000 रुपये तक की छूट आपको दी जा रही है। और वही इस योजना का लक्ष्य है। अब ये जो बजट आवंटन किया गया किसके लिए? यही जो छूट दी जा रही है इसी के लिए बजट आवंटन किया गया है। क्योंकि छूट का मतलब ये तो नहीं है ना कि वो कंपनियां लेती ही नहीं, वो तो सरकार को देना होता है, तो उसके लिए ये चीज़ें की गई हैं। अब जैसे बात करें हम कुछ कंपनियों की इलेक्ट्रिक, तो जैसे टेस्ला का नाम आपने सुना होगा, इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली एक कंपनी। विनफास्ट इन दिनों बहुत तेज़ी से उभर रही है, वियतनाम की कंपनी है। और एक कंपनी और याद रखिएगा, सिट्रोन सिट्रोन नामक एक कंपनी है, ये फ्रांस की कंपनी है, ये भी बहुत तेज़ी से उभर रही हैं। ये सब इलेक्ट्रिक वाहन बनाने की कंपनियां हैं। इसके साथ साथ भारत सरकार ने ये जो कंपनियां हैं इनसे ये भी आग्रह किया है, इनको आमंत्रित किया है कि यदि ये 4,150 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भारत में करते हैं तो जो कस्टम ड्यूटी, जो इम्पोर्ट ड्यूटी होता है,
उसमें भारी भरकम छूट भारत सरकार देने चाह रही, वो आपके काम का नहीं है, तो उस पर आपको नहीं जाना है प्रीलिम्स के संदर्भ में। तो सिर्फ इतना याद रखिए कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम जो है, इसका लक्ष्य क्या है, क्या इसमें घोषणाएं की गई हैं, इतना याद रखना है। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, एक शब्द प्रयोग किया जाता है जिसको बोलते हैं मोडम्स, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मोइदम्स, मोइदम्स, ठीक है। हिंदी में मोइदम्स और इंग्लिश में भी इसी शब्द का प्रयोग किया जाता है जो यहाँ पे लिखा गया है। ये है क्या, ये इन दिनों चर्चा में है, मोइदम्स है क्या, ठीक है। मोइदम्स की जब हम बात करते हैं तो ये एक टीला दफन प्रणाली है। क्या है ये टीला दफन प्रणाली है। अब टीला दफन प्रणाली है और 700 साल पुरानी है। क्या है ये मोइडम्स, क्या है, एक टीला दफन प्रणाली है, 700 वर्षों पुरानी एक प्रणाली है। भारत का एक राज्य है असम, असम राज्य से ये संबंधित है और यह एक राजवंश से संबंधित है और उस राजवंश का नाम है अहोम। ये जो टीला दफन प्रणाली है मोइदम्स जिसका नाम है, ये असम के अहोम राजवंश से संबंधित है। मतलब इस राजवंश के संबंधित या इस राजवंश से संबंधित या इनसे संबंध रखने वाले जो परिवार हैं, उनका यदि मृत्यु होती है तो उनका जो दफन होता है इसी मोइदम्स पद्धति से किया जाता है, इसलिए ये चर्चा में था। चर्चा में क्यों था, क्योंकि इसको यूनेस्को ने, याद रखिएगा, यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है। याद रखिएगा, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसको शामिल किया है। तो आपको क्या याद रखना है, मोइदम्स नामक जो टीला दफन प्रणाली है असम राज्य की अहोम राजवंश से संबंधित 700 वर्षों पुरानी इस प्रणाली को अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो है शामिल किया गया है और भारत की तरफ से ये 43वीं आप कह सकते हो सूची है, 43वीं नामांकन ये भारत की तरफ से है। भारत के इससे पहले 42 नामांकन हो चुके थे। और यहाँ पे आपको बता दें कि जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट होती है इसमें 3 कैटेगरियाँ होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी 3 कैटेगरी होती है, पहली कैटेगरी होती है कल्चरल, ठीक है, या सांस्कृतिक, दूसरा होता है नेचुरल या प्राकृतिक कैटेगरी और तीसरा होता है मिक्स कैटेगरी, ठीक है। अब बात आए कि मोइदम्स को किस कैटेगरी में शामिल किया गया है, तो इसको कल्चरल कैटेगरी में शामिल किया गया है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। और नॉर्थ ईस्ट का ये पहला आप कह सकते हो स्मारक है या पहला लिस्टिंग है जो कल्चरल कैटेगरी में जिसकी लिस्टिंग हुई है। तो याद रखना है मोइदम्स नॉर्थ ईस्ट की पहली लिस्टिंग है कल्चरल कैटेगरी में। आपको बता दें मिक्स्ड कैटेगरी में यदि बात करें तो भारत में एक ही स्थल है और इसका नाम है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। याद रखिएगा, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये मिक्स्ड कैटेगरी में एकमात्र हमारी लिस्टिंग है। यदि हम पूर्वोत्तर की बात करें तो नेचुरल कैटेगरी में क्या कोई लिस्टिंग है यहाँ की, जी हाँ, असम से ही संबंधित है। एक का नाम है काजीरंगा और एक का नाम है मानस। काजीरंगा और मानस नेचुरल कैटेगरी में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल स्थल हैं। तो असम से कुल मिलाकर 3 स्थल अब हो गए हैं और तीनों का नाम आपको याद रखने की ज़रूरत है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, निश्चित तौर पे आपसे पूछा जा सकता है। असम की यदि हम बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि असम राज्य में एक योजना चलाई गई थी जिसका नाम था अमृत वृक्ष आंदोलन। क्या है, अमृत वृक्ष आंदोलन। अब ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगस्त माह में जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब ये अमृत वृक्ष आंदोलन चल रहा है और इसमें लक्ष्य है कि 1 से 15 अगस्त के बीच जो है 3 करोड़ पेड़ जो है असम राज्य में लगाए जाने हैं अमृत वृक्ष आंदोलन के अंतर्गत। तो इसको भी याद रखने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक जो संबंधित है वो है एशियाई आपदा तैयारी केंद्र से संबंधित। क्या है, एशियाई आपदा तैयारी केंद्र। ये है क्या, एशियाई आपदा तैयारी केंद्र एक संगठन है और इसमें बहुत सारे देश सदस्य हैं। कितने देश सदस्य हैं, 9 देशों का यह एक संगठन है। लगभग सभी देश एशिया के हैं। 1986 में ये संगठन बना था। बैंकॉक में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता भारत को मिली है वर्ष 2024-25 के लिए
इसकी अध्यक्षता जो है वो भारत को मिली है और इसी के कारण ये संगठन चर्चा में है। तो याद रखिएगा, एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता वर्ष 2024-25 के लिए भारत को सौंपी गई है। और ये जो बैठक हुई ये भी बैंकॉक में हुई थी, जहाँ पे ये घोषणा हुई। और इस बैठक में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जो हेड हैं, जिनका नाम है राजेंद्र सिंह ने इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं, तो ये भी याद रखने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है भारतीय प्रधानमंत्री से संबंधित। भारतीय प्रधानमंत्री अभी हाल ही में लद्दाख के दौरे पे थे, ठीक है। और लद्दाख की जब मैं बात कर रहा हूँ, एक केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, आप जानते होंगे। 2 ज़िले आते हैं लद्दाख में, एक है लेह ज़िला और दूसरा ज़िला जो आता है लद्दाख में वो है कारगिल। लद्दाख में लेह और कारगिल 2 ज़िले देखने को मिलते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री ने यहाँ से एक सुरंग का उद्घाटन किया था और बोला गया है कि ये विश्व की सबसे ऊंची सुरंग होगी, विश्व की सबसे ऊंची सुरंग ये होगी। और विश्व की सबसे ऊंची सुरंग जो है ये है, इसका नाम क्या है, इसका नाम भी याद रखिएगा, इसका नाम है सिंकुन ला सुरंग, ठीक है। सिंकुन ला सुरंग इसका नाम है। और आपको बता दें 15,800 फीट की ऊंचाई पर ये सुरंग बनाई जाएगी। 4.1 किलोमीटर लंबी ये सुरंग होगी और 1681 करोड़ रुपए इसके निर्माण में खर्च हो रहे हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO एक संस्था है जो कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है, इसी के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है और प्रोजेक्ट योजक के तहत इसको बनाया जा रहा है। ये भी याद रखिएगा, प्रोजेक्ट योजक है जिसके तहत इसका निर्माण हो रहा है। किस सड़क पे पड़ती है, किस रोड पे पड़ती है, तो ये नीमू पद्म दारचा जो रोड है उसी रोड पर ये सुरंग आपको देखने को मिलती है, जो कि लाहौल वैली को जांस्कर वैली से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? लाहौर वैली को जांस्कर वैली से ये सुरंग जोड़ती है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आज के लिए इस प्रश्न में बस इतना ही। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, अगला टॉपिक जो है एक एग्रीमेंट से संबंधित है और इसका नाम आपने निश्चित तौर पे सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आज आप सुन लेंगे। इसका नाम है मर्कोसियर ग्रुप, ठीक है, मर्कोसियर ग्रुप। और ये है क्या, मर्कोसियर ग्रुप है क्या, ये आपको जानने की ज़रूरत है। मर्कोसियर ग्रुप की जब हम बात करते हैं, ये ग्रुप अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये ग्रुप संबंधित है दक्षिण अमेरिका से। कहाँ से संबंधित है? दक्षिण अमेरिका से संबंधित है। देखो आपके यहाँ पे टिप्पणी लिखने को भी मेंस में आ रहा है, ठीक है, टिप्पणी लिखने को भी मेंस में आ रहा है। तो ऐसे जो संस्थाएं हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। दक्षिण अमेरिका का एक संगठन है, एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं मर्कोसियर। और आपको बता दें ये जो ग्रुप है विशेष रूप से दक्षिण अमेरिकी देशों के लिए है, जहाँ पे ये देश आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक प्रकार से करते हैं। मतलब एक दूसरे के यहाँ जो उत्पाद होते हैं उसका आयात निर्यात आप कह सकते हैं करते हैं, इसमें टैक्स नहीं लगता है। तो इस ग्रुप के अंतर्गत इसमें प्रमुख रूप से जो देश हैं वो हैं ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे। ये 4 इसके अस्थायी देश हैं। बाकी के जो अन्य देश हैं वो भी इसके सदस्य हैं। अब एक नया देश इसका अभी हाल ही में सदस्य बना है जिसका नाम है बोलीविया। बोलीविया अभी हाल ही में इसका सदस्य बना है और इसी के कारण ये संगठन चर्चा में है। इस संगठन का जो हेडक्वार्टर है वो आपको देखने को मिलता है मोंटेवीडियो में। कहाँ पे देखने को मिलता है? मोंटेवीडियो में। और मोंटेवीडियो एक शहर है जो कि उरुग्वे की राजधानी है। उरुग्वे देश की राजधानी मोंटेवीडियो में इसका हेडक्वार्टर है। इस संगठन की स्थापना की बात करें तो वर्ष 1991 में इसकी स्थापना हुई थी एक एग्रीमेंट के माध्यम से। और इस एग्रीमेंट को जो हम बोलते हैं असुनसियन समझौता, असुनसियन समझौता या एग्रीमेंट।
और असुनसियान एग्रीमेंट की जब हम बात करते हैं तो असुनसियान एक देश की राजधानी है जिसका नाम है पराग्वे। तो असुनसियान में क्योंकि ये समझौता हुआ था इस देश को असुनसियान एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे इस संगठन की आधारशिला रखी गई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न संबंधित है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से। किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। सबसे पहली बात यही आ जाती है कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है कहाँ पे? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट संबंधित है महाराष्ट्र से। कहाँ संबंधित है? महाराष्ट्र से। और महाराष्ट्र में एक नया भी बंदरगाह बन रहा है जिसका नाम है बधावन पोर्ट। ये भी याद रखने की आवश्यकता है। आपको बता दें ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि भारत सरकार ने कृषि निर्यात और आयात क्षमता बढ़ाने के लिए देश की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सेवा, देश की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सेवा केंद्र जो बनाया है वो यहीं पे बनाया है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सेवा केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो आप बताएंगे कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन किया गया। ये महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में आता है। ठीक है, रायगढ़ जिले में ये आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहार के विशेष संदर्भ में। अभी हाल ही में 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार दिए गए। राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार दिए गए, याद रखिएगा 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार दिए गए। बात हो रही है रेडियो पुरस्कार की, तो इसका मतलब है इसको देने वाला जो मंत्रालय होगा चलिए थोड़ी सी तकनीकी समस्या थी जिसके कारण से स्टॉप हो गया था, लेकिन चलिए वहीं से शुरुआत कर रहे हैं हम। बात हो रही 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार की। 10वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार सबसे पहले दिए किसके द्वारा जाते हैं? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं। किसके द्वारा? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ये दिए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें क्या चीज़ें आपको ध्यान में देने की ज़रूरत है? सबसे पहली बात,
ये पुरस्कार जो है वर्ष 2011-12 में शुरू किए गए थे और 4 कैटेगरी में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। अब इसमें से एक कैटेगरी जो है आपको याद रखना है, यह है विषयगत पुरस्कार। विषयगत पुरस्कार, और विषयगत पुरस्कार में पहला पुरस्कार जो मिला है ये मिला है टेक सखी के लिए। किसके लिए? टेक सखी के लिए मिला है। और टेक सखी के लिए जो पुरस्कार मिला है, मिला किसको है? ये मिला है रेडियो मयूर को। किसको मिला है? रेडियो मयूर को। और रेडियो मयूर कहाँ से संबंधित है? यह आपके बिहार राज्य के सारण, बिहार से संबंधित है। ठीक है, तो आपसे याद रखना है रेडियो पुरस्कार जो हाल ही में दिए गए उसमें से विषयगत कैटेगरी में यदि हम बात करें तो पहला पुरस्कार टेक सखी को मिला। टेक सखी के लिए रेडियो मयूर को मिला जो कि सारण, बिहार से संबंधित है। एक कैटेगरी में और बिहार का नाम आता है और उसका नाम है प्रमोटिंग लोकल कल्चर अवार्ड। प्रमोटिंग लोकल कल्चर अवार्ड, और प्रमोटिंग लोकल कल्चर अवार्ड में बात करें तो तीसरा पुरस्कार मिला है बिहार को, और ये था अंग प्रदेश की अद्भुत धरोहर के लिए रेडियो एक्टिव को। किसको मिला? रेडियो एक्टिव को। कहाँ से संबंधित है? यह है भागलपुर से संबंधित। ठीक है, तो याद रखना है कि अंग प्रदेश की अद्भुत धरोहर के लिए रेडियो एक्टिव भागलपुर को ये पुरस्कार मिला है प्रमोटिंग लोकल कल्चर अवार्ड में, तीसरे नंबर का पुरस्कार। और विषयगत पुरस्कार की कैटेगरी में देखें तो प्रथम नंबर का पुरस्कार टेक सखी के लिए रेडियो मयूर को मिला है। दोनों चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है सांस्कृतिक संपत्ति समझौता। क्या है? सांस्कृतिक संपत्ति समझौता। तो सिर्फ इसमें इतना याद रखिए, सांस्कृतिक संपत्ति समझौता हमने अभी हाल ही में यूएसए के साथ किया है। इसमें होता क्या है कि जैसे हमारे देश के बहुत सारी चीज़ें बाहर गई हैं, जिनमें से यूके से हम कुछ चीज़ें लाए भी हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमने समझौता यूएसए के साथ किया है, क्योंकि जो सर्वे हुआ उसमें बताया गया कि 297 आइटम्स ऐसे हैं जो भारत की यूएसए में हैं, तो उनको भारत वापस लाने के लिए ये सांस्कृतिक संपत्ति समझौता किया गया है कि यूएसए में जो भी भारत की संपत्ति इस तरह से गई है उसको भारत लाया जाए। तो इसके लिए ये समझौता है, इतना याद रखने की आपको ज़रूरत है। इसके साथ साथ एक चीज़ और याद रखिएगा कि अभी हाल ही में मुकेश, सिंगर रहे हैं भारत के बहुत प्रसिद्ध, मुकेश चंद्र माथुर इनका नाम था, और इनकी 100वीं जयंती मनाई गई। और 100वीं जयंती के उत्सव के रूप में संस्कृति मंत्रालय ने यहाँ पे एक डाक टिकट जारी किया है, स्मारक डाक टिकट जारी किया है, ये भी याद रखने की ज़रूरत है। अगला और लास्ट आपका आता है, अभी हाल ही में एक आप कह सकते हो तूफान आया जिसका नाम था टाइफून टाइफून जेमी की बात करें तो टाइफून जेमी 3 देशों में आया था। पहला है फिलीपींस, याद रखिएगा टाइफून जेमी 3 देशों में फिलीपींस, दूसरा देश आता है चीन, और तीसरा देश जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ वो है ताइवान। तो ये जो टाइफून जेमी था ये फिलीपींस, चीन और ताइवान को इसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, और 8 वर्षों में ये सबसे शक्तिशाली समुद्री तूफान है। 8 वर्षों के अंतर्गत ये सबसे शक्तिशाली समुद्री तूफान है, ये भी याद रखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ताइवान, यहाँ पे मैंने बात किया, ताइवान के साथ हमने एक समझौता भी किया जिसका नाम है MRA एग्रीमेंट। याद रखिएगा MRA एग्रीमेंट हमने ताइवान के साथ किया है। क्यों किया है? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो हमारे हैं उसके लिए किया है कि जो भी ताइवान के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होंगे उसको इंडिया रिकॉग्नाइज करेगा, और जो इंडिया के ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट होंगे हमारे उसको ताइवान रिकॉग्नाइज करेगा, जिससे आसानी होगी हमें अपने जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं उनको ताइवान में बेचने में, और ताइवान को आसानी होगी अपने जो उसके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होंगे उसको भारत में बेचने पे। तो MRA एग्रीमेंट भारत और ताइवान के बीच किया गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 3 से 4 फैक्ट और हैं, यदि आप चाहें तो मैं बता देता हूं। चलिए बता ही देता हूं।
तीन ही फैक्ट हैं, उसके लिए क्यों अगले सेशन की बात की जाए। सबसे पहले बात आती है सर्च जीपीटी की। ठीक है, ये क्या है, एक सर्च इंजन है, एआई आधारित एक सर्च इंजन है। आपसे पूछा जाएगा कि सर्च जीपीटी नामक जो सर्च इंजन है किस कंपनी का है, तो आप बताएंगे कि ये ओपन एआई का है। याद रखिएगा, ओपन एआई नामक कंपनी का सर्च इंजन है जिसका नाम है सर्च जीपीटी। एआई आधारित ये सर्च इंजन है और ये टक्कर किसको देगा, ये टक्कर देगा गूगल के सर्च इंजन को। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ अगला जो फैक्ट है वो है इकोजेन से संबंधित। इकोजेन क्या है, इकोजेन एक ब्रांड है, याद रखिएगा, इकोजेन एक ब्रांड है। ठीक है, किस चीज़ का ब्रांड है, ये जिंक का ब्रांड है या जस्ते का ब्रांड है। आपको बता दें कि इकोजेन ये जो ब्रांड है ये लो कार्बन ग्रीन जिंक ब्रांड है। क्या है ये, लो कार्बन ग्रीन जिंक ब्रांड। ठीक है, लो कार्बन ग्रीन जिंक ब्रांड है, ये आपको याद रखना है। और इसके बनाने में क्योंकि कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम लगता है, ठीक है, मतलब पर्यावरण को हानि बहुत कम होती है और इसलिए ये चर्चा में है। बनाया किसने है, तो इसको बनाया है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने। किसने बनाया है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने बनाया है इसको। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का हेडक्वार्टर उदयपुर राजस्थान में आपको देखने को मिलता है। अब जैसे ही हमने राजस्थान की बात की कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का हेडक्वार्टर उदयपुर राजस्थान में देखने को मिलता है, तो यहीं पे कुछ चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। क्या याद रखने की ज़रूरत है, एक नाम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, सिंदेसर खुर्द माइन, सिंदेसर खुर्द माइन। और ये जो सिंदेसर खुर्द माइन है ये भी राजस्थान से संबंधित है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चांदी की ये खान है सिंदेसर खुर्द माइन। और यह भी जो माइन है यह भी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की ही माइंस है। इसको